नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में होगी वृद्धि। भारतीय निर्यातकों को मिलेगा बड़ा बाजार। राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में आरोपियों से पूछताछ। चढ़ावे की रकम के बंटवारे वाली जगह पर ले जाएगी पुलिस। जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद। नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम 2026 का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के सामंजस्य पर होगा विमर्श। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की दी धमकी। होर्मुज की फिर शुरू की नाकाबंदी। ईरान ने दूसरे इलाके के तेल एक्सपोर्ट रूट को भी टारगेट करने की दी चेतावनी। और स्पेन पहुंचा फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में। एक तरफा सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से दी करारी शिकस्त। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड की भिड़ंत। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA लागू हो गया है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। CETA से भारत को निर्यात के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के सामान पर 0 टैरिफ होने से ब्रिटेन में बिकने वाले भारतीय सामान सस्ते होंगे, जिससे निर्यात तेजी से बढ़ेगा। अब भारत की लगभग 99% टैरिफ लाइन को ब्रिटेन में 0 ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। 0 ड्यूटी होने से भारत का सामान दूसरे देशों के सामान के मुकाबले ब्रिटेन में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा। इससे उद्योगों को नए ऑर्डर मिलेंगे और भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत ब्रिटेन के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय पेशेवरों के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी DCC लागू होने से भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। तो भारत ब्रिटेन CETA व्यापार के नए युग की शुरुआत और भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ होगा। यूके बाजार में भारतीय उत्पादों को बेहतर पहुंच कई क्षेत्रों में यहां पर मिलेगी, जब कई क्षेत्रों में टैरिफ घटकर होंगे 0। भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, यानी कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम काम कर सकते हैं, इसको लेकर भी भारत और बेहतर तैयारी के साथ उतरेगा। MSME, किसान और श्रमिकों को मिलेंगे नए अवसर, तो वहीं पारंपरिक कारीगरों और उद्योगों को लाभ मिलेगा। संवेदनशील इलाकों की या संवेदनशील क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। डेयरी, अनाज और मिलेट्स क्षेत्र रखे गए हैं सुरक्षित इस पूरे व्यापार समझौते से। तो वहीं खाद्य तेल, तिलहन और सब्जियों को भी संरक्षण दिया गया है। तो आइए सेक्टर के हिसाब से आपको बताते हैं कि इससे किस सेक्टर को कितना फायदा होगा। सबसे पहले बात गारमेंट सेक्टर की। 1143 टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी खत्म हो गई है, यानी कि भारतीय टेक्सटाइल्स को मिलेगा प्रोत्साहन। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में फायदेमंद ये साबित होगा। तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, मुरादाबाद, भदोही जैसे क्लस्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। नए निवेश और रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। साथ ही इस समझौते से अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर को भी बड़ा फायदा यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो गारमेंट्स के बाद इंजीनियरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट में बड़े फायदे की उम्मीद यहां पर है, क्योंकि भारत से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है यूके। करीब 193 बिलियन डॉलर का होता है इंपोर्ट, और ड्यूटी फ्री मार्केट की एक्सेस से ये बहुत ही फायदेमंद हो जाती है ये डील। तो वहीं कई प्रोडक्ट्स में 0 ड्यूटी एक्सेस से फायदा होगा। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग हब भी होंगे मजबूत। बात करें अगले प्रमुख सेक्टर की, तो कृषि की बात करें तो कृषि और फूड सेक्टर की को भी काफी फायदा होगा। एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट में मिलेंगे नए अवसर।
अधिकांश कृषि उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस यहां पे दिया गया है। 97.3% प्रोसेस्ड फूड पर ड्यूटी खत्म है। अंगूर, शहद, मसालों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं कृषि निर्यात को भी मिलेगा फायदा। सी फूड सेक्टर की बात करें तो उसमें भी नए अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सी फूड पर 20% तक ब्रिटिश टैरिफ खत्म है। फ्रोजन झींगा, मछली, अन्य समुद्री उत्पादों को भी फायदा होगा। तटीय राज्यों को खास तौर पर मिलेगा इस डील का विशेष लाभ। ऑटो उद्योग की बात करें तो उसे भी नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। छोटी सस्ती ईवीज को शुरुआती वर्षों में सुरक्षा यहां पर दी गई है। प्रीमियम गाड़ियों को धीरे धीरे टैरिफ में राहत मिलेगी, तो वहीं घरेलू ऑटो उद्योग को भी सुरक्षा प्रदान की गई है और ग्लोबल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज से लागू हो रहा भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, एमएसएमईज के लिए नए अवसर पैदा होंगे, भारतीय उद्योगों को मदद मिलेगी और यूके में काम कर रहे प्रोफेशनल्स को लाभ होगा। साथ ही नौकरी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ऐसे समझौते कर रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, वैश्विक अवसरों का विस्तार करते हैं और विकसित भारत के विजन में योगदान देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में अदालत से 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद आरोपी रामाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को जिला कारागार से पुलिस लाइन लाया गया। यहां दोनों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इसके बाद एसओजी कार्यालय में दोनों से गहन पूछताछ होगी। पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपियों को उन स्थानों पर भी ले जाएगी जहां कथित तौर पर चढ़ावे की रकम का बंटवारा किया जाता था। आरोपियों की निशानदेही पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जाएगी। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह सुलझाने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी ने बागी गुट के नेताओं को 16 और 17 जुलाई को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने सोमवार को बागी गुट की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। इसके बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब कांग्रेस के हालात पर चर्चा की। इस पर आज फिर से मंथन होगा। वहीं पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी गुट भूपेश बघेल से भी नाराज है। चन्नी गुट अमरेंद्र सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि हाईकमान विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझाना चाहता है ताकि पार्टी की चुनावी तैयारियों पर इसका असर ना पड़े। इससे पहले भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में चन्नी समेत कई नाराज नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय जानी थी और अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। उद्धव ठाकरे गुट से अलग होकर शिवसेना के साथ आए 6 सांसदों ने देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साथ ही इस बात की भी चर्चा की है कि एनसीपी पवार गुट से बीजेपी नेताओं की बातचीत चल रही है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। एनडीए की ताकत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तृणमूल से अलग एनसीपीआई से 20 सांसद जुड़ गए थे और एनडीए को समर्थन का ऐलान किया था। डीएमके भी तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होने के बाद से इंडी गठबंधन से अलग बैठने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख चुकी है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके साथ अपना सांसद है, ना विधायक और ना ही कार्यकर्ता। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि संसद में 20 सांसदों के एक समूह ने अलग बैठने के लिए सीटों की मांग की है, जिस पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे।
उन्होंने दावा किया कि ये समूह 2/3 बहुमत के साथ अलग हुआ है, इसलिए उन्हें इसका अधिकार प्राप्त है। ये तृणमूल कांग्रेस से जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में थी उसमें बिखराव हो गया है। उनके साथ न सांसद है, न विधायक है, न कार्यकर्ता है। और यहाँ संसद में भी 20 लोगों के गुट ने अलग से सीटें मांगी थी और स्पीकर साहब उस पर निर्णय करेंगे, क्योंकि 2/3 बहुमत से वो उस पार्टी से अलग हुए हैं और इसलिए उनका अधिकार भी बनता है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और खबरों में आगे बढ़े तो लद्दाख की मशहूर खुबानियां अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आज 5 मीट्रिक टन खुबानियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को बेहतर दाम मिलने के साथ साथ लद्दाख की खुबानियों को वैश्विक पहचान मिलेगी। हलमंद खुबानी की पहली खेप को यूएई रवाना करने से पहले लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट्स की 5 मीट्रिक टन की पहली खेप यूएई भेजी जा रही है। ये पहल लद्दाख के यूनिक राष्ट्रीय एप्रिकॉट, जो दुनिया की सबसे मीठी और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक एप्रिकॉट है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और सशक्त पहचान दिलाएगी। इंटरनेशनल मार्केट्स तक सीधी पहुंच मिलने से किसानों को उनकी प्रोड्यूस का उचित और बेहतर मूल्य मिलेगा। इस उनकी आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कल से शुरू होने वाली इस पावन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। आज भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र के रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ दर्प दलन को रथ खला से श्री मंदिर के सामने लाया जाएगा। श्री मंदिर में सभी निर्धारित अनुष्ठान पूरे होने के बाद आज्ञा माला बीजे की परंपरा निभाई जाएगी। इसके बाद तीनों पवित्र रथों को गुंडीचा यात्रा के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थापित किया जाएगा। कैसा लग रहा है वो तो अलग सी बात है, बोलने की बात नहीं है। ये अद्भुत है, यहाँ पे आके तो कुछ अलग सी भावना हो जाती है। विश्व का कल्याण हो, सद्बुद्धि हो, ये जो लड़ाई झगड़े सब हो रहे हैं वो सब ना हो, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और उनमें सद्भावना हो। ये रथ को देख के ही, भले भगवान नहीं है उसमें, पर फिर भी गूज़बम्स आए। देखने में ही ऐसा कुछ लग रहा है कि कैसा अलग है भाव है, वो बहुत ही अलग भाव है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा में राज्य और देश के अन्य हिस्सों से भक्त शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। सेंट्रल रेंज के आईजीपी डॉक्टर सत्यजीत नायक ने कहा कि यात्रा की सुरक्षा कई स्तर की होने वाली है।
हमने एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑलरेडी करके रखा है, जिसमें का अरेंजमेंट का जो तैनात है 220 प्लाटून का फोर्सेस का अरेंजमेंट है। उसमें 19 IPS ऑफिसर, 23 SPs एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर है जो SI ASI रैंक्स में। एंड इसके अलावा जो स्टेट फोर्स है, इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारा रैपिड एक्शन फोर्सेस है, इसमें SOG है, STU है, हमारा NSG भी है। तो बेसिकली जल, स्थल एंड आकाश जो बोलते हैं, तीनों पार्ट को सिक्योर करने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। देश में जुलाई के दौरान मानसून की रफ्तार तेज होने से कई राज्यों में बारिश बढ़ी है, लेकिन अल नीनो के खतरा जो है वो अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन को लेकर अपनी तैयारियां और व्यापक कर दी हैं। जून में वर्षा की भारी कमी के बाद जुलाई में स्थिति में सुधार आया है और कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। हालांकि खरीफ फसलों की बुआई अब भी पिछले वर्ष की तुलना में 91.95 लाख हेक्टेयर कम है। सरकार ने 315 संभावित प्रभावित जिलों की पहचान कर उनके लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की हैं। अतिरिक्त बीज भंडार, उर्वरकों की उपलब्धता, जल संरक्षण कार्य, कम अवधि और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा, कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए वैज्ञानिक सलाह और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी व्यवस्थाओं को भी सक्रिय किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पोर्ट ब्लॉकेड मंगलवार को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टैक्स लगाने की अपनी धमकी से पीछे हट गए। उन्होंने 20% टोल शुल्क की जगह पश्चिम एशिया के देशों के साथ नए व्यापार और निवेश समझौता का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर टोल शुल्क के बजाय अब खाड़ी देशों के बड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अमेरिका और इन देशों दोनों को फायदा होगा। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होंगे। फैक्ट्रियां, प्लांट और इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में ऐतिहासिक लेवल पर आएंगे, जिससे ज्यादा सैलरी वाले अमेरिकन नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार न होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी सिर्फ उन जहाजों पर होगी जो ईरानी बंदरगाहों से आ जा रहे हैं या जिनमें ईरान से जुड़ा कोई सामान या माल होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर तेहरान फिर से बातचीत शुरू नहीं करता है तो अगले हफ्ते से उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ शब्दों में बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना से इनकार कर दिया। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद नहीं करता तब तक होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा जाएगा। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार IRGC ने कहा है कि अमेरिका को ये समझना होगा कि दूसरे इलाके के तेल एक्सपोर्ट रूट भी टारगेट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि होर्मुज से तेल सीधे रुक करेंगे नई दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सोश्रुतुम 2026 के आयोजन का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। विशिष्ट अतिथिगण, के रूप में स्वीकारा जाता है। अपनी व्यापकता, प्राचीनता और लोकहित के जीवन दर्शन के कारण ही आयुर्वेद को मिला है। आचार्य सुश्रुत के योगदान के बारे में वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो उनको किसी एक शल्य चिकित्सा पद्धति का जनक वर कहना
पर्याप्त नहीं है। ये विश्व की प्राचीनतम शैल्य प्रणाली है। इसकी समग्र दृष्टि निर्विवाद है। यही कारण है कि विश्व में सुश्रुत के योगदान को विशेष सम्मान के साथ स्वीकारा गया है। देवियों और स्वजनों, आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शैल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने समय में प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, अर्बुद यानी ऑन्कोलॉजी तथा ENT संबंधी शल्य चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में नई पद्धतियों का प्रवर्तक थे। उनके द्वारा रची गई सुश्रुत संहिता ने केवल भारतीय उपमहाद्वीप को नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी एक रोचक उदाहरण 18वीं सदी से चालू आ रहा है। एक भारतीय राजा ने अपराध की सजा देने के लिए एक व्यक्ति की नाक कटवाई। एक शल्य चिकित्सक ने उस व्यक्ति की नाक की शल्य चिकित्सा मुख्यतः आचार्य सुश्रुत की विधि से की थी। ये घटना इतिहास में मौजूद है। मानव कल्याण के लिए उपयोगी ज्ञान को बदलते समय के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ना समाज के लिए हितकारी। आयुर्वेद के समग्र जीवन दृष्टि मानवता के लिए एक वरदान है। इस प्राचीन वरदान को वर्तमान समय में प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखना आवश्यक है। हम सब जानते हैं जो एलोपैथी, होम्योपैथी या जो भी पैथी हम सेवन कर रहे हैं और सब कुछ नहीं, केवल आयुर्वेद ही था। लेकिन दुख की बात, एक खुशी की बात भी है कि हम आज उनको याद करते हैं। हम सब जानते हैं आयुर्वेद मीन्स पेड़ पौधा, जड़ी बूटी। पेड़ पौधा उन दिनों शायद मनुष्यों का आज का संख्या जितना नहीं था, लेकिन पेड़ पौधा था। आज हम जंगलों में जो पशु पक्षियों को देखते हैं, जो पिंजरा में जिनको लाया गया शायद उनको हम अपने से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो जंगलों में घूमते हैं उनको कौन ट्रीटमेंट करते हैं? हम उसी उन दिनों ये आयुर्वेद, जिसका आयुर्वेद नाम अभी हम देते हैं, उसे जड़ी बूटी कहते थे। जड़ी बूटी भी एक माध्यम था जिससे मानव समाज को जरूरत के समय रोग मुक्त करने के लिए पर्याप्त था। इसीलिए मैं आज कहना चाहूँगा, हम आज अर्बनाइजेशन में ज्यादा विश्वास करते हैं। अर्बनाइजेशन मीन्स बिल्डिंगें, रोड, रास्ता, गाड़ी, मोटर। तो अर्बनाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आयुर्वेद के लिए जो जरूरत है, आज पेड़ पौधा कितने रहना चाहिए वो है, हम अपने आप को पूछना चाहिए। यदि नहीं है, उसी दिशा में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है।
जो गरीब से गरीब लोग उसको खरीद सकते, सेवन कर सकते, उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये एक माध्यम है जिस माध्यम को हम सबको फॉलो करना चाहिए। ये भी आज सुश्रुत जैसे विद्वान चिकित्सक वो भी जो सर्जरी के दिशा में वो भी सोचे, जिस आज जो हर एक क्षेत्रों में हम सर्जरी के ऊपर निर्भर करते हैं वो भी उसको डेवलप करना चाहिए। देवी और स्वजनों, भारत सरकार ने आयुर्वेद और योग को विश्व पटल पर नई ऊर्जा के साथ प्रतिष्ठित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार शल्य चिकित्सा की इस प्राचीन परंपरा को भी वैज्ञानिक कसौटियों के सभी मानकों पर सफल करने के लिए प्रयास कर रही है। ये केवल सरकार प्रयास करने से नहीं होगा, सभी मानव, सभी प्रत्येक मनुष्य इसी दिशा में सोचना चाहिए। ये केवल आयुर्वेद चिकित्सा के लिए नहीं, मानवता के जीवन के लिए भी सोचना चाहिए। मैं आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जागव जी के मार्गदर्शन में भाव से इस दिशा में कार्य करने के लिए बहुत बहुत सराहना करती हूँ। और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे अन्य संस्थान आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन की आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा मिनिमली इन्वासिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि कल इसी संस्थान में आयोजित रोबोटिक सर्जिकल सिमुलेशन के द्वारा युवा शल्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों को भविष्य में होने वाली आयुर्वेदिक शल्य प्रक्रिया की एक प्रशस्त झलक दिखाई गई। नवीनतम तकनीकों के सदुपयोग से अपनी विद्या को समाज के लिए और अधिक उपयोगी बनाने के प्रति आपको सदैव तत्पर रहना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान टेक्निकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा। देवी और स्वजनों, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा कराए गए अध्ययन की जो रिपोर्ट अभी प्रकाशित की गई है, ये समाज के सम्मुख उपस्थित एक गंभीर प्रश्नों को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। ये सब हम जानते हैं। महिला परिवार के और समाज के एक ऐसे वर्ग है जो परिवार के साथ चिकित्सा और अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए उत्सुक है और बढ़ती तादाद दिखाई दे रहा है। मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी, एम्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी, IIT, IIM
IIIT में जाती हूँ, महिलाओं की संख्या बहुत है, लेकिन वर्क फोर्स में इतना नहीं देखा जाता। वो सही है, ये परिवार के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। केवल परिवार के नहीं है, मैं तो कहूँ कि देश के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं। देश को बनाने में, केवल परिवार को बनाने में नहीं है, समाज को बनाने में के लिए नहीं है, देश के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं। वो भी एक पॉजिटिव है। मैं कहूँगी कि वो नहीं आ रहे हैं, इसके लिए केवल महिलाएं की परिवार क्यों हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। सब मिल के शायद इस दिशा में हम सोचेंगे, परिवार के लोग, शायद वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उनके पास इच्छा है, उनके पास डेडिकेशन है। तो क्यों ना हम देश के सेवा के लिए भी समय दे पाए। इसी दिशा में मुझे लगता है परिवार को भी, समाज को भी सोचना चाहिए। केवल एक अकेला सैक्रिफाइस कर, क्योंकि वो कर्तव्य है। सदियों से वो हम मानते आए हैं कि महिलाएं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्ट में इस विरोधाभासी ट्रेंड के कारणों का पता लगा के इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। केवल सुझाने, मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा। मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट के सुझाव आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। जहाँ जहाँ उपयुक्त हो वहाँ नई टेक्निकों का उपयोग अवश्य करें। आचार्य सुश्रुत के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए चिकित्सा में नैतिकता और रोगियों के प्रति करुणामय सेवा के अपने संकल्पों पर सदैव अडिग रहे। मैं सुश्रुतम 2026 के आयोजन से जुड़े सभी संस्थाओं और विशेषज्ञों की सराहना करती हूँ। इस समागम में कुशलता, शुभ संकल्प और जिज्ञासा की धाराएं प्रभावित हो रहा है। समग्र स्वास्थ्य की भारतीय परंपरा के विशिष्ट विशेषज्ञों और प्रशासकों यहाँ उपस्थित हैं। इस सभा से मानवता के कल्याण की अपेक्षा करना स्वाभाविक भी है। मैं आशा करती हूँ कि लोक कल्याण की ये परंपरा सदैव फूलती फूलती रहेगी। मुझे विश्वास है कि इस संगठन में होने वाले विचार विमर्श से नए ज्ञान का सृजन होगा और आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। ऐसे सार्थक आयोजन से समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुर्वेद के योगदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस आयोजन की सफलता के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुतम 2026 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन इस वक्त हम देख रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।